हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। तो ग्रेविटेशन क्या होता है, ये लॉ किसका है, ये हम इसमें डिटेल से स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्थ पे बहुत सारे पृथ्वी पे ऐसी घटनाएं होती है जो ग्रेविटेशन का एग्जाम्पल है, उसको हम समझेंगे। ठीक है, जैसे कि बादल होता है, बादल के बाद बारिश होती है, कुछ टाइम बाद बादल जमा हो जाते हैं, उसके बाद बारिश होती है। तो बारिश हमेशा बादल से पृथ्वी की तरफ होती है ना, नीचे की तरफ होती है। कभी आपने देखा है कि बारिश ऊपर की तरफ हो रही हो, स्पेस में जा रहा हो? नहीं होता ना। कोई भी बड़े पहाड़ पे कोई बड़ा झील होता है, ये पहाड़ है, ऊपर से झील, ये सब पानी गिरता है ना, तो आपने हमेशा देखा होगा कि ये पानी गिरते 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 फिर ज़मीन पे आके ज़मीन पे बहने लगती है। ऐसे होता है, हमेशा ये पानी ऊपर से नीचे की ओर फ्लो करती है, धरती के तरफ फ्लो करती है ना। कभी भी आपने देखा है कि धरती के ऊपर ऐसे ऐसे जा रही है, नीचे आई ही नहीं, या धरती से ऊपर 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 की ओर जा रही है, नीचे नहीं आ रही है? ऐसा नहीं होता ना। हर चीज़, ये धरती पे जो यहाँ से पानी निकला, झील का पानी निकला, वो धरती के तरफ की ओर आके बह रहा है, धरती की तरफ आया। बादल से जो पानी गिरा, बारिश हुई, वो भी धरती की तरफ हुआ। कोई भी पेड़ होते हैं, किसी भी चीज़ का पेड़ है, यहाँ पे फ्रूट्स होंगे, आम, केला, एप्पल, किसी भी चीज़ का पेड़ है, तो यहाँ से जब फल टूटेगा वो भी धरती की ओर गिरेगा, ऊपर तो नहीं जाएगा ना। ऊपर जाता है क्या? नहीं, वो हमेशा धरती की ओर गिरेगा। तो ये सारी चीज़ें डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिससे आपको पता चलेगा कि ग्रेविटेशन एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है। और इसका जो एग्जाम्पल है आपने देखा, ये ऐसे डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। आपके हाथ में कोई चीज़ आप पकड़िए, बुक है, पेन है, नोटबुक है, अगर आपके हाथ से वो छूट जाता है तो कहाँ गिरेगा? धरती की ओर जाके गिरेगा। हवा में तो नहीं रह जाएगा, ऊपर भी नहीं जाएगा, वो नीचे जाके गिरेगा। क्यों? आखिर ऐसा क्या है? कोई चीज़ तो है जो उसको नीचे की तरफ खींच रही है। तो वो जो नीचे की तरफ खींच रही है वो एक प्रकार का बल है, फोर्स है। कोई एक फोर्स है, कोई एक बल है जो उसको नीचे की तरफ खींच रही है। ठीक है, नीचे की तरफ कहाँ खींचती है? धरती की तरफ, मतलब अर्थ की तरफ। ठीक है, कोई एक ऐसा फोर्स है, बल है, तो उसी बल को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लगा, ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लगा उसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। ओके, तो चलिए इसको हम एक दूसरे तरीके से समझते हैं, जिससे हम एक इसके फॉर्मूले को भी डिराइव करेंगे। ओके, तो देखिए, ग्रेविटेशन होने के लिए ये बल कहाँ से आया? सबसे पहले तो ये जानेंगे, ये जो बल है वो कहाँ से आया। तो कोई भी चीज़ है ना, कोई भी वस्तु है, ये एक वस्तु है, ये दूसरी वस्तु है, ये तीसरी वस्तु है। ठीक है, आप देख रहे हैं ये बड़ा है, ये उससे छोटा है, ये उससे भी छोटा है, और सब एक ही मटेरियल का है। अगर ये लकड़ी का है तो तीनों लकड़ी का है, मान लीजिए। ये पत्थर का है तो तीनों पत्थर का है। ये अगर मिट्टी का है तो तीनों मिट्टी का है। तीनों मतलब एक ही मटेरियल का है। आप किसी भी चीज़ को ले लीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए इसका वजन है 5 किलो, इसका 3 किलो और इसका 1 किलो। ठीक है, तीनों का वजन अलग अलग है। तो जैसे अर्थ है ना, हमारा अर्थ है, सन है, सूर्य, पृथ्वी, सबका वजन अलग अलग है। तो ये जो अलग अलग वजन है ना सबका, इस अपने खुद के वजन की वजह से इनके पास एक बल होता है जिससे ये किसी चीज़ को अपनी ओर खींच सकते हैं। उस बल को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसा फोर्स जिसकी वजह से ये कोई भी चीज़ को अपनी तरफ खींचेगा। तो वो फोर्स किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? जैसे कितनी ताकत से वो अपनी ओर खींचेगा, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि ये जो चीज़ है ना, जो वस्तु है, इसका खुद का वजन कितना है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जो ग्रेविटेशन है ना, या ग्रेविटेशनल फोर्स, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, वजन कितना है। जैसे मान लीजिए ये एक प्लैनेट, आपने सुना है ना बहुत सारा, अर्थ है, मार्स है, प्लूटो है, यूरेनस, बहुत सारे
अलग अलग प्लैनेट्स हैं। तो आपने देखा होगा सौरमंडल का, मैं आपको बता रही हूँ एक एग्जाम्पल, उसको मैं ड्रॉ करके समझाती हूँ। देखिए ये सन है, सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं ना, परिक्रमा करते हैं। यहाँ पे एक प्लैनेट, यहाँ पे दूसरा प्लैनेट, यहाँ पे तीसरा प्लैनेट। सबका साइज अलग अलग होता है ना, सबका साइज अलग अलग होता है, सब सेम नहीं होते। तो क्या आपने सुना है कि पृथ्वी जो है वो इसके बगल में जो है कोई भी उसके गोल गोल घूमने लगा? कभी ऐसा होता है क्या? नहीं, पृथ्वी हमेशा सूर्य के ओर चक्कर लगाती है, सूर्य के चारों ओर। क्यों? क्योंकि सूर्य बहुत ही बड़ा है, जिसके सामने ये सब बहुत छोटे छोटे हैं। ये इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वो इन सबको अपनी ओर खींच के रख रहा है, अपनी ओर। इसीलिए ये सब इसके चक्कर लगाते हैं, ठीक है। अगर इसमें से कोई होता ना बहुत बड़ा, जो सूर्य से भी काफ़ी बड़ा होता, तो हो सकता है उसके चक्कर लगाते, ये सब सूर्य के चक्कर नहीं लगाते। तो इससे आपको ये पता चला कि ये सबसे बड़ा है, इसीलिए इसका मास सबसे ज़्यादा है, मास सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसका ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा है, बाकी सबसे बहुत ज़्यादा है। इसलिए सब के सब इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इससे खींचे हुए हैं, ठीक है। तो इससे आपको क्या पता चला कि किसी चीज़ जिसका मास ज़्यादा है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करता है कि उसका मास कितना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम दो वस्तु को कंसिडर करके फॉर्मूला डिराइव करेंगे, एक ये वस्तु, एक ये वस्तु। ये A है और ये B है, ठीक है। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, इसको हम, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को r से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये दो मास है, दो अलग अलग मास है m1 m2, जो r डिस्टेंस पे है। तो यहाँ से हम समझेंगे कि ग्रेविटेशन का डेफिनेशन क्या है, ग्रेविटेशन क्या कहता है, और फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ। ओके, ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण एक पदार्थों द्वारा एक दूसरे की ओर आकर्षित होने की प्रवृत्ति है। इंग्लिश में देखिए, ग्रेविटेशन इज अ नेचुरल फिनोमिनन बाय विच ऑल थिंग्स विथ मास और एनर्जी, जिसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होते हैं। इनफैक्ट प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज और लाइट्स, ये सारे इसमें इंक्लूडेड हैं। पृथ्वी पे जितने हैं वो तो है ही, इन सब के अलावा पृथ्वी के बाहर जो हैं, जैसे प्लैनेट्स, स्टार्स मतलब तारा, प्लैनेट मतलब ग्रह, गैलेक्सीज, लाइट्स, ये सब एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जो ओशियन टाइड्स होते हैं ना, समुद्र का ज्वार, ये भी मून के ग्रेविटी की वजह से होता है। कहते हैं ना, मून जैसे जैसे चंद्रमा बदलता है, अपना पोजीशन चेंज करता है, वैसे समुद्र का जो ओशियन टाइड्स होते हैं कभी बढ़ते हैं, घटते हैं। समुद्र में लहर देखा होगा आपने, कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है। तो वो किसकी वजह से होता है? वो होता है मून की ग्रेविटी, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की वजह से, जो समुद्र के ऊपर पड़ता है। तो गुरुत्वाकर्षण क्या है? एक बॉडी है, एक दूसरा बॉडी है, दोनों में जो मास है उस पर भी ये डिपेंड करता है। इसका वजन कितना है, इसका वजन कितना है। तो जो ज़्यादा मास का होगा ना, उसकी वजह से ये कम मास वाला इसकी ओर खिंचाएगा, ठीक है। वैसे तो एक दूसरे की तरफ दोनों आकर्षित करते हैं, लेकिन ज़्यादा मास वाला उसको खींच लेता है अपनी तरफ। कम मास वाले के पास कम ग्रेविटी होता है, ज़्यादा मास वाले के पास ज़्यादा ग्रेविटी होता है। तो गुरुत्वाकर्षण एक पदार्थों द्वारा एक दूसरे की ओर आकर्षित होने की प्रवृत्ति है। कैसे प्रवृत्ति है? आकर्षित होता है ये एक दूसरे की ओर। तो चलिए इस फिगर से हम इसको डिराइव करते हैं, इसका फॉर्मूला। अगर दो अलग अलग मास की वस्तु, दोनों अलग अलग मास का है, ये m1 ब्लू से लिखा हुआ है, देखिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फिर से, m1 और ये है m2, दोनों अलग अलग मास का है, जिनके मास क्रमशः m1 m2 हों तथा उनके बीच की दूरी r हो। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? r है। उनके बीच में लगने वाला ग्रेविटेशन उनके मास का गुणनफल समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, कैसे होता है? देखिए
क्या लिखा है पहले कि दो अलग अलग मास की वस्तुएं जिनका मास m1 m2 है, उनके बीच का दूरी जो है r है, इतना फिक्स हो गया, ये हमें पता है m1 m2, और बीच का डिस्टेंस कितना है r है। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है ना, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m1 इंटू m2 के, और जो डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस के स्क्वायर का। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं। 1 और 2 दोनों को हम जब मिक्स करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपॉन r का स्क्वायर। r का स्क्वायर नीचे था ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन दोनों को हम मिक्स करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो हो जाएगा F इज इक्वल टू, एक कांस्टेंट आएगा जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन ये प्रोपोर्शनल का साइन हटता है ना, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब अगर कोई नीचे है तो उसको हम बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। r स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, वो नीचे है ना, और जो सीधे सीधे होता है ना तो हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। ये प्रोपोर्शनल का साइन है, तो जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो इक्वल टू आता है और साथ में एक कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट होगा g, ग्रेविटेशन, इसी को हम g कहते हैं, ग्रेविटेशन। ये कांस्टेंट आ गया, बाकी जैसे था वैसे के वैसे लिखेंगे m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। हमें g की वैल्यू चाहिए ना, तो g को इधर ही रखेंगे, बाकी सबको इक्वल टू के इस साइड ले चलेंगे। r स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, f इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। m1 और m2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, g के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इस साइड जाएगा इक्वल टू के इधर, तो डिवाइड हो जाएगा। तो अपॉन m1 m2 इक्वल टू g, तो हम g को इधर ले लेते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, g इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। तो ये है हमारा g का फॉर्मूला। ठीक है, और ये था F, फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला, ये ग्रेविटेशन। ठीक है, जो ग्रेविटेशन यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट हुआ ना g, ये वो है, उसका फॉर्मूला हुआ। ठीक है, इसका अब हम यूनिट देखते हैं, तो g का यूनिट कितना होगा, यूनिट ऑफ g, यूनिट ऑफ g। तो आप ये देखिए, सबका यूनिट यहाँ पे लिखेंगे। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। r का डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो मीटर का स्क्वायर, r का स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे मीटर का स्क्वायर। मास किस में होता है, केजी में होता है मास, केजी m1 का केजी और एक केजी m2 का 2 केजी। तो इसको लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ठीक है, तो यूनिट ऑफ जी क्या हुआ, यूनिट ऑफ जी इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये यूनिट ऑफ जी हुआ। जी मतलब, जी क्या था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ये एफ है क्या है, एफ है फोर्स। कैसा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो एफ है, और जी कांस्टेंट है एक, यहाँ पे कांस्टेंट था ना, देखिए यहाँ पे हमने प्रोपोर्शनल का साइन हटा के कांस्टेंट रखा था जी, ये कांस्टेंट है। कैसा कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और जी का यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक मार्क्स के एमसीक्यू में पूछते हैं कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ जी एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी, ये भी पूछते हैं। तो जी की वैल्यू क्या होती है, जी का वैल्यू होता है, ये कांस्टेंट है ना एक, देखिए इसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये एक कांस्टेंट है। ठीक है, और इसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए ये वैल्यू हुआ, और इसके पीछे इसकी यूनिट लगाएंगे पर केजी स्क्वायर। ये पूरा जी का वैल्यू है हमारा, और ये कांस्टेंट होता है पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में, हम कहीं भी जाएं जी की वैल्यू हमेशा यही रहेगी। ठीक है, तो चलिए इसका हम अब डायमेंशन देख लेते हैं कि हमें यूनिट मिल गया, वैल्यू मिल गया, अब इसका डायमेंशन देखते हैं, डायमेंशन कैसे निकलता है। देखिए जी का यूनिट क्या था, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, इस यूनिट को हम दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, जैसे ये तो यही रहेगा, न्यूटन को हम मीटर और सेकेंड उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं।
न्यूटन फोर्स का यूनिट था ना, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा रफ वर्क कर रही हूँ। फोर्स का एक यूनिट होता है न्यूटन। ये यूनिट है, ये फोर्स का यूनिट है, ठीक है, न्यूटन। तो फोर्स को हम क्या कहते हैं? फोर्स को हम लिखते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, लिखते हैं ना, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का यूनिट क्या होता है? केजी। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है, दोनों अलग अलग। एक्सेलरेशन होता है केजी पर एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये त्वरण होता है ना, एक्सेलरेशन वेलोसिटी पर सेकेंड पर यूनिट टाइम। एक्सेलरेशन मतलब त्वरण होता है कि कितना वेलोसिटी गया है पर यूनिट टाइम में, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो टोटल कितना हो गया? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स का ये यूनिट है और इसी को हम बोलते हैं न्यूटन। तो न्यूटन के जगह पे हम लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हम न्यूटन की जगह पे लिखेंगे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब सेकेंड स्क्वायर नीचे जाएगा ना, सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। मीटर स्क्वायर ऊपर है, ये तो न्यूटन के बदले आया, ये पूरा जो है ना, ये न्यूटन के बदले आया। बाकी जैसे है वैसे ही लिख देंगे, ऊपर मीटर स्क्वायर और नीचे केजी का स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 1 केजी से ये 1 केजी कट गया, स्क्वायर मतलब 2 है ना, ठीक है। तो ये कितना आया? मीटर का क्यूब, ऊपर मीटर और ये मीटर, सेकेंड का स्क्वायर इंटू केजी, ये आया ना। इन सबको हम ऊपर लिख लेते हैं, मीटर का क्यूब सेकेंड रेज टू -2। नीचे वाला जब ऊपर आता है तो पावर अगर प्लस में होगा तो माइनस में हो जाएगा, पावर चेंज हो जाता है, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। इसके ऊपर भी इसके ऊपर 1 है, पावर 1, ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, केजी रेज टू -1, यूनिट ऑफ जी, दिस इज यूनिट ऑफ जी। अब इसके ऊपर से हम डायमेंशन इसका लिखते हैं। डायमेंशन कैसे लिखते हैं? MLT, इसी में लिखते हैं ना। तो मास कितना है? मास ये है ना, मास लेंथ एंड टाइम। मास ये है, ये लेंथ है और ये टाइम है। मास कितना है? मास के ऊपर पावर -1 है, मास का पावर -1। लेंथ कितना है? लेंथ का पावर 3, लेंथ मीटर है ना, मीटर का पावर 3। टाइम कितना है? टाइम रेज टू -2 है, तो टाइम रेज टू -2। ये हो गया डायमेंशन ऑफ जी, डायमेंशन ऑफ जी, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके। तो ये था हमारा ग्रेविटेशन होता क्या है, उसका मतलब क्या है, और ग्रेविटेशन में जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी है उसका वैल्यू कितना है, यूनिट क्या है और डायमेंशन क्या है। आगे के लेक्चर में इसको हम कंटिन्यू करेंगे, अभी तक इतना ही रहने देते हैं अभी के लिए। और ये जो भी मैंने बताया ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायमेंशन, यूनिट ऑफ जी एंड वैल्यू ऑफ जी, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके। तो आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। धन्यवाद।